भारतीय छात्र संसद में आपने ऐसा कहा कि जब पिछड़ों को, गरीबों को कुछ हक मिलता है तो अगड़े को परेशानी होती है। अमृतकाल आने के बीच में भी हमारे यहाँ के लोगों को अगर आर्थिक रूप से आप विश्लेषण करिएगा तो आपको बहुत बड़ा गाल्फ, बहुत बड़ा खाई नजर आएगा। क्या रविंद्र जी को अब ये लगता है कि देश उतना परिपक्व हो गया है जहां जाति की व्यवस्था को हटाते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दे? मोदी जी की सरकार 5 किलो अनाज देकर, हेमंत जी की सरकार मैया सम्मान योजना देकर सबल नहीं चाहता कि समाज खुद से अपने पैर पे खड़ा हो। उनको कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? पॉलिटिक्स लोग कह रहे हैं कि फ्री बीज एक बार शुरू हुआ, अब झारखंड सरकार ने किया, फिर दिल्ली में सरकार बनी तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी फ्री बीज। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए और संविधान इसकी इजाज़त देता है। संविधान तो ये कहता है कि आप बराबर का अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबको एक प्लेग्राउंड दीजिए खेलने का। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने पुणे में कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा झारखंड में चहुं ओर हो रही है। जितनी मुंह उतनी बात सुनने को मिल रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रत्यक्ष रूप से पूछ लिया जाए कि क्या इन्होंने ये बात कहा या इसको गलत अर्थ में लिया जा रहा है। हमारे साथ झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। क्या सर, भारतीय छात्र संसद में आपने ऐसा कहा कि जब पिछड़ों को, गरीबों को कुछ हक मिलता है तो अगड़े को परेशानी होती है, क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगड़े के बारे में नहीं बोले। विषय आपको हम बता देते हैं। वहाँ चर्चा का जो बिंदु था, टॉपिक्स था, वह ये था कि रेवड़ी संस्कृति और रेवड़ी संस्कृति में सरकार का जो बजट का प्रावधान है उस पर जो वित्तीय बोझ पड़ता है ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। माने रेवड़ी संस्कृति अच्छा है या नहीं है, इसको अगर आप थोड़ा मार्जित भाषा में अगर बोलिएगा तो उसका माने ये होता है कि कोई भी जगह में आप अगर गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को अगर सरकार के द्वारा धरातल पर उतारा जाता है तो ये सही है या गलत है। तो जो लोग पूंजीपति, इसमें अगड़ा पिछड़ा का सवाल नहीं है, पूंजीपति अर्थात पूंजीपति जिसके पास पूंजी है, पैसा है, टका है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कौम, किसी भी जाति का हो सकता है, अभिजात संस्कृति का आदमी होता है, तो उसी पर चर्चा था। तो हमने वही बोला कि जब हमारा संविधान हमें इजाज़त देती है कि आर्थिक रूप से जब तक स्वतंत्रता किसी इंसान को नहीं मिलेगा तब तक फिर स्वतंत्रता का बहुत अच्छा मायने नहीं रहता है। तब तो ये स्थिति ऐसे ही हो जाएगा कि चंद लोगों के जिम्मा में ज़्यादा लोगों का तकदीर बसेगा। इन सब विषय है। तो इसी पर चर्चा था। तो इसी चर्चा के क्रम में हम बोले कि ये रेवड़ी नहीं है। गरीबों के थाला में आपको कहाँ रेवड़ी नज़र आ रहा है? गरीब तो वो है जिसका ज़िंदगी भर उनके थाली में रेवड़ी होता ही नहीं है। वो बेचारा 2 जून की रोटी के लिए मैंने कसमों कस मेहनत करते हैं, एकदम माथा का पसीना पैर में दे करके थाली में 2 गो रोटी के लिए परिश्रम करते हैं। अब इनके बारे में देश और सरकार, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, कुछ अगर सोचे नहीं तो संतुलित समाज बन नहीं सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों ऐसी चर्चा हो रही है कि आपने किसी वर्ग के खिलाफ बोल दिया? सोशल मीडिया इस तरह बोल रहा है, ऐसा बात नहीं है। वो वर्ग के खिलाफ हम क्यों बोले भाई? ये वर्ग के खिलाफ में कोई बात ही नहीं था। मतलब ये था कि गरीब लोग को मिलता है तो क्या संपन्न लोग दुखी होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं वो तो सब लोग हैं। वहाँ पर अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सारे तबके के लोग हैं, वो तो अलग विषय है। तो इसको फ्री बीज, जो पॉलिटिक्स लोग कह रहे हैं कि फ्री बीज एक बार शुरू हुआ, अब झारखंड सरकार ने किया, फिर दिल्ली में सरकार बनी तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी फ्री बीज। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप कह रहे हैं कि उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए और संविधान इसकी इजाज़त देता है। संविधान तो ये कहता है कि आप बराबर का अपॉर्चुनिटी दीजिए, सबको एक प्लेग्राउंड दीजिए खेलने का। मैं आपको बता दूं, इसमें यह है कि
ये हम अमृत काल पहुंच रहे हैं मना रहे देश में। हाँ। और अमृत काल आने के बीच में भी हमारे यहाँ के लोगों को अगर आर्थिक रूप से आप विश्लेषण करिएगा तो आपको बहुत बड़ा गाल्फ, बहुत बड़ा खाई नजर आएगा। कहीं कुछ आदमी खाने के लिए तरसते हैं और कुछ आदमी किस तरह से आलीशान जिंदगी बिताते हैं, ये भी आपसे छिपी हुई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मौलिक अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान, यह हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग एकदम सारे गरीब को आप पूंजीपति बना दीजिए, ऐसा बात नहीं है। आप इतना मदद उनको अवश्य करिए जो एक आदमी आदमी की तरह जी सके, इतना ही है। तो इसी के लिए हर सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रांत की सरकार हो, सारे लोग अपने परिस्थिति के मुताबिक, अपने राज्य के परिवेश के मुताबिक इन तमाम चीज़ों पर सोचते हैं और समय समय पर कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारने का काम करते हैं, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति, पिछड़ा नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति कम से कम संतुलित जीवन यापन कर सके। आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ लंबे अरसे से लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है। शायद लगता है वो भी एक आपके सोच को, विचार को प्रभावित किया हो, या स्कूलिंग की वजह से। तो अगर हम बात करें तो क्या रविंद्र जी को अब ये लगता है कि देश उतना परिपक्व हो गया है जहाँ जाति की व्यवस्था को हटाते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दे? कैसे होगा आखिर? आर्थिक आर्थिक आधार पर तो आरक्षण है, ये है। ईडब्ल्यूएस क्या है? आर्थिक रूप से ही आधार है। वैसे ऐसे लोग, जो लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको गरीबों को श्रेणी में रखने का इजाज़त तो मिला हुआ है। नहीं, मतलब पूरे सिस्टम को, जैसे 50% में के बाद 10% है वो, तो ये 60% को ही आर्थिक आधार पे किया जाए पूरा। उसमें एक बात हम आपको बता दें, अगर इसको आप बृहत दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ लोग, जो लोगों को अच्छा परिवेश मिला, समुदाय जिनको अच्छा परिवेश मिला, जिनको सारा चीज़ अच्छा करने का मौका मिला, वो लोग मोटा मोटी इन ए होल अच्छे हैं। और कुछ कुछ ऐसे लोग जिनको परिवेश और मौका मिला तो बेचारा लोग नहीं उठ पाया, आज भी उसी जगह पे खड़ा है जो वर्षों पहले लोग खड़ा हुआ करते थे। यह स्थिति है। तो इसीलिए कभी कभी देखेंगे तो कुछ ही लोग, कुछ ही संप्रदाय के लोग अत्यंत गरीब होते हैं, कुछ संप्रदाय के लोग अधिकांश अच्छे होते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। ये विसंगति हमारे देश के अंदर में या राज्य के अंदर में है। तो इसमें तो सरकार को देखना पड़ेगा, कोई संपन्न माने ईडब्ल्यूएस के तहत जो कल्याणकारी योजना का फायदा पाने वाले योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। उन्हें भी, उनका भी जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार नहीं छीनना चाहिए। उन्हें भी सरकार को संरक्षित करना चाहिए। और साथ साथ जो समुदाय आज भी आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं, उनको भी मदद मिलना चाहिए, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। आप वैसे लोगों को क्या कहेंगे, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे जो इस बात की आलोचना करता है कि मोदी जी की सरकार 5 किलो अनाज देकर, हेमंत जी की सरकार मैया सम्मान योजना देकर सबल नहीं चाहता कि समाज खुद से अपने पैर पे खड़ा हो? उनको कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे? देखिए, इस बात के आड़ में उनके विचार में इस तरह का बू है जो उनके लिए उचित नहीं है। आपके माथे के ऊपर अगर पूरा देश का जिम्मा है, राज्य का जिम्मा है, तो राज्य में बसने वाले तमाम लोगों को आप देखेंगे नहीं। अगर एक परिवार में किसी माँ बाप का 2 या 3 बेटा बेटी होता है, तो देखिएगा माँ बाप का भी ज़्यादा आकर्षण उन बेटा बेटी पर होता है जो लोग दुर्बल होते हैं। ये तो नियम है। तो इसी तरह से सरकार का भी वैसे व्यक्ति जिसको कल्याणकारी योजना की आवश्यकता है, उन तक उनको पहुंचाना चाहिए। क्या पुणे में दिया गया आपका भाषण अब छोटे राज्यों में जिनका बजट यूं कर ले कि डिफिसिट में जा रहा है, उनको सोचने पे मजबूर नहीं करेगा कि अगर ये अधिकार है तो हम भी इसको कहीं से फुलफिल करें? तो कई ऐसे राज्य हैं जिनका बजट में उतना ताकत नहीं है, उनके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, या वो सबल नहीं है राज्य कि अपने लोगों को इस तरीके से डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट स्कीम से जोड़ पाए।
नहीं, देखिए और एक बात आपको हम बता दें, जो लोग इस बात को परिवेशन करते हैं, इस बात को फैलाने की प्रयास करते हैं, आप उसको दूसरे सेंस में भी ले लीजिए। दूसरे सेंस में ये ले लीजिए, आप अगर देखेंगे कि उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, वो लोग भी तो सरकार के पास से बहुत सुख सुविधा लिया है। कितना का लोन माफ हो कितना जाता का है, लोन अरबों माफ हो का रहा है, माफ होता है, बिजली बिल माफ हो जाता कितना है। का इंटरेस्ट माफ हो रहा है, कितने तरह का छूट उनको मिलता है, हर तरह का छूट उनको मिलता है। और अगर गरीब को भी इसकी कुछ अंश अगर मिल जाए तो क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही लोग वो चाहते हैं कि एक थाली में हम कैसे खाएं। अगर ये आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा तो फिर मेरे थाली में बैठ के खाने का प्रयास करेगा। ये जो उनके मन में सुप्रीमेसी, ईगो काम करता है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। और सामान्य रूप से ले कि भाई फलाना व्यक्ति इतना मेहनत करने के बाद भी अपना घर का 2 जून का रोटी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, उनको सरकार अगर कुछ मदद करके दिया तो कौन सा बुरा बात है, अच्छा है। ये सरकार मिला जुला के, जब हमारा वोटिंग राइट एक है, एक वोट का मान, सबका मान समान है, तो कुछ हद तक तो हमारा ये चीज़ रहना चाहिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो आर्थिक रूप से विषमता आने वाला समय में हमारे दुश्मन को, जो हमारे डेमोक्रेसी को, हमारे व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को आग में घृताहुति करने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सचेत रहना चाहिए कि कम से कम आग में घी डाल नहीं सके, हमारे खिलाफ, हमारे व्यवस्था के खिलाफ वैसे लोगों को भड़का नहीं पाए, उसके पहले ही उन लोगों को हम अपने तरफ ले आए, इसका भी सतर्कता जरूरी है। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि आपको तो उतना वक्त भी नहीं मिला होगा, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे तुलना करेंगे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटियों का और झारखंड के, आपके बगल जो राज्य है बंगाल का भी, उसका भी ले लें, स्पीकर के तौर पे नहीं, एक प्रबुद्ध नागरिक होने के तौर पे आपने क्या कमी महसूस की? अगर आपको इमेंस पावर मिल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ये कर सकते हैं, तो स्पीकर क्या चाहेंगे चेंजेस होना? देखिए, ये आपने भी आपको एक हम साधारण उदाहरण देकर के एक बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और हमको लगता है इसी में आपका उत्तर भी होगा कि हम गांव में रहते हैं। अगर जब हम लोग के परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो उनको गांव से ले जा करके कोई नर्सिंग होम में या बाजार के शहर के कोई अस्पताल में ले जाना पड़ता है। कभी कभी हम लोग यह महसूस करते हैं उस बीमारी को इलाज कराने डॉक्टर से लेकर के दवा दारू से लेकर के जितना खर्च हुआ, उससे ज़्यादा उस मरीज को लेकर के बाजार शहर तक ले जाने या उस तरह का अस्पताल ले जाने में उससे ज़्यादा खर्चा हुआ। इसका मतलब क्या है? हमारे पास वो सुख सुविधा अगर हमको रहता तो कम से कम इस खर्च से तो हम बचते, लेकिन हम तो उस खर्चा से बच नहीं पाए। शहर में जो लोग हैं वो तो उस खर्चा से बच गए कि मरीज को एक रिक्शा में बैठा के या छोटा गाड़ी में बैठा करके वो नर्सिंग होम या डॉक्टर अस्पताल तक ले गए और उनको वो ट्रीटमेंट मिला। दूसरा उदाहरण, हमारे गांव के बच्चे 8 क्लास पास करने के बाद, जैसे हम लोग 7 क्लास पास किए, 8 क्लास में हम लोग को हॉस्टल में बाहर रहना पड़ा। आज गांव में भी आपको बहुत सारा स्कूल मिलेंगे जो कि वहाँ से स्कूल फाइनल +2 होता है, और विशेष करके आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुछ एजुकेशन में नवाचार करने का काम कर रहे हैं, जिसमें गांव का भी एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है। लेकिन आप इससे पहले आप सोच लीजिए, तो अब गांव का लड़का को वही सर्टिफिकेट को लेने के लिए, चाहे लॉ का डिग्री ले, चाहे ग्रेजुएट का डिग्री ले, चाहे इंजीनियरिंग का ले, चाहे मेडिकल का ले, उसको ज़्यादा एक्सपेंस होता है। लेकिन शहर में, जिनके शहर में तमाम आधारभूत संरचना मौजूद है, उनको उसको कम मिला। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि हमारे ऊपर उस सुख सुविधा को अवेल करने के लिए जो आर्थिक बोझ है ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम उनके पीछे चल नहीं पाते हैं। आज आप देख रहे हैं कितना सुंदर योजना है। एक माँ बाप का अगर 2 मेधावी विद्यार्थी अगर घर में पैदा हो गया तो बाप कहते हैं कि बेटा देखो हम बूढ़ा हो गए, जमीन उतनी ही है, खेती बाड़ी में भी ठीक ठाक ढंग से काम धाम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करो, 2 भाई में से 1 भाई पढ़ो। अब बड़ा भाई को मन कचोट के बाप के साथ खेती में साथ देना पड़ता है, कितना दिक्कत है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए 15-15 लाख रुपया लोन कम सूद पर देने का काम कर रहे हैं। रिटर्न का भी बहुत सारा रिलैक्सेशन उन्होंने
कर दिए हैं कि जब आप संपन्न होंगे तब आप रिटर्न करिएगा, तो कम से कम ये तो स्थिति नहीं होगा कि आपके एक परिवार का 2 मेधावी विद्यार्थी होने के चलते उस मेधावी विद्यार्थी को आर्थिक तंगी या आर्थिक अभाव के कारण उसका पढ़ाई लिखाई तो बाधित नहीं होगा। तो इसके पीछे और एक कारण है, अगर इस तरह से मेधा एसेट होता है समाज का, स्टेट का, देश का, और वो मेधा अगर इस तरह से बर्बाद हो जाए तो ये भी बहुत उचित नहीं है। तो ऐसी जगह में अगर कल्याणकारी योजना के तहत उनको अगर सुख सुविधा पहुंचाने का निर्णय अगर कोई भी सरकार, केंद्र का सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ले लेती है तो खराब बात नहीं है। अब वहां पर पढ़ने वाला विद्यार्थी बोलेगा गरीब लड़का कैसे इंजीनियरिंग में आ गया जी, इसको तो पाठशाला से आगे निकलना ही नहीं चाहिए था। तो वैसे लोगों का मानसिकता हो सकता है, लेकिन आप अगर दृष्टि से देखिएगा तो ये कल्याणकारी योजना रेवड़ी संस्कृति नहीं है, ये उचित है। शुक्रिया। तो जो फ्री बीज कह के टीज कर रहे हैं वो कह रहे हैं स्पीकर की संपन्न लोगों का है। हालांकि डेमोक्रेसी की परिभाषा ऐसी है कि सबको बराबर का हक मिलेगा, सब एक थाली में खाएंगे, और किसी को अगर कमज़ोर है उसी को सरकार मदद कर रही है, तो ये कोई फ्री बीज नहीं है बल्कि उनका अधिकार है, और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। चर्चा का विषय ये होना चाहिए। हमारे और रविंदर जी के संवाद में आपके मतलब का कितना बात निकला वो तो आप समझते होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि जो कह रहे थे स्पीकर महोदय कि आर्थिक जो खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in